देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाजरीन, 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी, पार्लियामेंट हाउस की पुररौनक रातें, 48 घंटे पार्लियामेंट हाउस में चहल पहल रही। अरकान पार्लियामेंट की आमद और रफ्त का सिलसिला जारी रहा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, मौलाना फजलुर रहमान समेत सियासी जमातों की क़यादत भी जलवा अफरोज रही। पार्लियामेंट हाउस में सियासी गहमा गहमी उरूज पर रही। हुकूमती इत्तेहादी और अपोजिशन ऐवान बाला का अहम इजलास, चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी की जमातों के माबैन सियासी पंजा आजमाई भी उरूज पर रही। ज़ेर सदारत मुनक्कद हुआ और 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी हुई। तरमीम की मंजूरी के हक में पीपल्स पार्टी के 24 अरकान, मुस्लिम लीग नून के 19, JUI के 5, BPA के 4, MKM के 3, ANP के 3, BNP के 2, PMLQ के 1 और 4 आज़ाद सेंटर्स बशमूल अनवारुल हक काकड़, मोहसिन नकवी, फैसल वाडा और अब्दुल कादिर ने वोट दिया। इस तरमीम की मंजूरी के बाद अब हुकूमत को भी इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि अगर उसे मालूम था कि चीफ जस्टिस अक्टूबर को रिटायर होने का हतमी फैसला कर चुके हैं, तो इस बात को आज तक किसी सरकारी राज के तौर पर छुपा कर क्यों रखा? 26 क्या और ये वाजे क्यों नहीं किया गया कि जस्टिस काजी फाइज़ बहरहाल मुल्क के चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे और अपनी मौजूदा मुद्दत पूरी करके रिटायर हो जाएंगे? हुकूमत की तरफ से इस बारे में शक बरकरार रखने का कोई जवाब नहीं था। इस तरीके से हुकूमत की नीयत और अदलिया के मुस्तकबिल के बारे में गैर जरूरी हैजान पैदा किया गया। सवाल कुछ पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो से भी हैं। अदलिया में इस्लाहात का नारा लेकर चल रहे हैं, जो कहते हैं कि पहले जो जितना बड़ा सियासी था उसको उतना बड़ा ओहदा मिलता था। जरा सुने बिलावल भुट्टो ज़रदारी क्या कह रहे हैं। और करना चाहिए कि हमने भी जजेस को उन जमानों में ये आदत दिलवाई थी ना कि चीफ तेरे जान निसार बेशुमार बेशुमार। हमने ये आदत दिलवाई थी इनमें कि जितना जोर से सियासी नारा लगेगा उतना ऊंचा जुडिशरी में आपको ओहदा मिलेगा। हमने ये आदत डाल ली इनमें कि सियासत करना है इंसाफ ने। अब सवाल ये कि जब इस तरमीम के बाद सियासी लोग, खास करके हुकूमती लोग, चीफ जस्टिस की तकर्रुरी के असरअंदाज होंगे, तो क्या जो भी कानूनी शख्सियत है वो जितना बड़ा सियासी बनने की कोशिश करेंगे उसको इतने बड़े ओहदे से नवाजा जाएगा? PTI के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने इस तरमीम के जो नताइज के बारे में जिक्र किया वो बड़े भयानक होंगे। अली मोहम्मद खान ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। तो आज तो आपको अपनी मर्जी का कोई चीफ जस्टिस मिल जाएगा, लेकिन कल को फिर कोई और मौलवी मुश्ताक उधर से पैदा होके किसी और भुट्टो को टांगेगा। क्या आप तारीख में जवाब दे सकोगे? क्या आप सुखरू हो सकोगे जो आप सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत वक्त की पांव की जूती बनाना चाह रहे हैं? मेरे दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस तरमीम से जमहूरियत मजबूत हुई है या फिर कल इसी को कड़ी बनाकर हुकूमतें ऑपोजिशन को दीवार से लगाएंगी? ये बहुत अहम सवाल है। इसी सब पर बात करेंगे। मेरे साथ सबसे पहले पीपल्स पार्टी से जी आजिज धामरा हैं, मेरे पास PTI से अहद अली शाह हैं और मुस्लिम लीग नून से अब्दुल रहमान की इतरान साहब हैं। अहद अली शाह साहब, आपकी तरफ आऊंगी। एड़ी चोटी का जोर लगाया ऑपोजिशन ने और आइन से इस वक्त मुखलसी की निशानी जो दिखाई वो अपोजिशन ने, और कोशिश ये की कि जी किसी भी तरह से ये तरमीम ना हो सके, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब ने जाके वोट दे दिया। और फाइनली जो मुझे याद आ गया कि इमरान खान साहब ने पिछले दिनों जब ये बात की थी, जब उनसे पूछा गया था सहाफियों की जानिब से कि आपको क्या लगता है मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में, आप क्या कहते हैं, तो उन्होंने उसी वक्त ये जवाब दे दिया था कि मौलाना को कुछ नहीं पता कि वो कल को क्या करेंगे। एंड इट हैपेंड, येस्टरडे वी हैड सीन इट हैपेंड। तो अब आगे क्या करेंगे आप लोग? क्योंकि ना हमें कोई PTI की तरफ से तहरीक नजर आती है, ना हमें कोई जो है वो इस वक्त वुकला तहरीक नजर आ रही है। हमें माजी में हम देखते थे कि जब 2006-08 की बात है, जब इफ्तिखार चौधरी साहब थे और फिर मुशर्रफ साहब का दौर था, तो लोग फिर अगेन वही कहते हैं कि वही लिसानियत वाली बात थी कि उस वक्त के जो चीफ थे वो एक उर्दू स्पीकिंग चीफ थे, और आज जो हो रहा है सारा तो कोई बात नहीं कर सकता। एक लिसानियत की हवा भी होती है, सारी चीज़ें होती हैं। और उस तरफ चूंकि इफ्तिखार चौधरी साहब थे तो पंजाबी थे वो, तो इस वजह से भी ज़्यादा शायद असर रखते थे। तो क्या वाकई ऐसा है? कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं, कुछ लोग ये बात कर रहे हैं कि जी इस वक्त जो है वो
जो वकला हैं वो भी डिवाइडेड हैं, हर एक के अपने अपने सियासी जो है वो विंग बन चुके हैं वकला में, तो इसलिए वकला तहरीक भी नहीं चल रही है। इसी तरह से लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी में भी डिवाइड है, जो तहरीक जिस तरह से चलनी चाहिए थी वो भी नहीं चली। तो ऑपोजिशन इस दफा की सबसे कमजोर ऑपोजिशन नजर आ रही है मुल्क के अंदर, क्या वाकई ऐसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी देखें, अगर आप ये बात करती हैं कि ये पाकिस्तान की सबसे कमज़ोर अपोजिशन है, तो मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की तारीख में जितनी फसैयत और जितना जबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपोजिशन में रह के बर्दाश्त किया है, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में ऐसी कोई मिसाल मौजूद है, ऐसी कोई जमात मौजूद है जिसने आइन और कानून के लिए और पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए इतनी ज़्यादा कुर्बानी दी हो। अगर ख्वाह वो मैं हूँ और या मेरे साथ जितने भी मेरे पार्टी के MNAs हैं, अगर आप एक एक बंदे से पूछते हैं तो हर बंदे, मेरे पास अपने सबूत मौजूद हैं, जो मेरे पास कॉल्स आई, जो मेरे साथ लोगों ने मुझे अप्रोच किया, जो मुझे ऑफर्स दी गई, ठीक है। तो ये हमने सब कुछ इस मुल्क के लिए, अगर हमारी जान भी जाती है, हम अपनी जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, मगर हम कभी भी अपने मुल्क पे और इस कानून की बालादस्ती पे हम कभी भी किसी किस्म का समझौता नहीं करेंगे। और देखिए, दूसरी बात ये कि तारीख एक लिखी जाएगी, एक तारीख लिखी जाएगी, उसमें हम सब का किरदार जो होगा वाज़ेह होगा। आने वाले वक्त में जब ये हमारी जो नौजवान नस्ल है, जब ये पाकिस्तान की तारीख पढ़ेगी, ये तारीख का ये जो स्याह दौर है जो लिखा जा रहा है, जो पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान के पार्लियामेंट में हुआ, जिस तरह MNAs को उठाया गया, जिस तरह उनके फैमिलीज को उठाया गया, लोगों की वाइफ्स को उठाया गया, लोगों के बच्चों को उठाया गया, तो इसकी मिसाल आपको दुनिया में या पाकिस्तान में बहुत ही कम ऐसी मिसालें हैं कि किसी गवर्नमेंट ने या किसी इदारे ने इस हद तक वो गिरे हैं। ये मेरा ख्याल है पाकिस्तान में पहली दफ़ा है। ये तारीख लिखी जाएगी, तारीख में इन सब का किरदार होगा। अगर वो मौलाना फजल रहमान है, अगर वो बिलावल भुट्टो है, अगर वो नवाज शरीफ है, अगर वो मैं हूँ, अगर वो मीडिया है, अगर अदलिया है, लॉयर्स हैं, तो हम सब की तारीख लिखी जाएगी। और फिर ऐसा ना हो कि फिर हमें अपने किए पे पछतावा हो। अगर आज इन्होंने इमरान खान की हसद में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हसद में, ये सिर्फ इमरान खान से हसद नहीं थी, ये इस पूरी कौम से हसद थी, क्योंकि इमरान खान इस पूरी कौम का हर दिल अजीज एक ऐसा लीडर है कि जिसको बलूचिस्तान से लेके खैबर तक उस पर पूरी कौम का एतमाद है। तो इन्होंने पूरी कौम के साथ हसद की और पूरी कौम का इन्होंने गला दबाया, ऐसी कानून साजी की, ऐसी काली कानून साजी की जिससे आने वाले मुस्तकबिल में हमारे साथ जो हुआ हम भुगत लेंगे, हम बर्दाश्त कर लेंगे, मगर आने वाले वक्त में ये फिर इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये कानून इन्हीं के हाथों का बनाया हुआ है। ऐसा ना हो कि फिर ये कल को ये गिला करें कि ये कानून खुदा ना ख्वास्ता कर अगर इनके गले पड़ गया, इनको फांसियां लगवाई गई, इन पे इस तरह की केसेस बनवाए गए और इनकी फैमिलीज को, इनके बच्चों को अगर इस तरह का अगवा किया गया और इस तरह का जुल्म जबर किया गया, तो फिर इनके पास जवाब नहीं होगा। तो ये पाकिस्तान के तारीख के वो मीर जाफिर और मीर सादिक है जिनका खान साहब बार बार जिक्र करते हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ना कोई तकसीम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ एक शख्स पे वो मुत्तहिद है, वो उसका नाम है इमरान खान। जब तक इमरान खान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और इमरान खान का जो विजन है वो खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान है। तो आने वाले वक्तों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसका भरपूर तरीके से जवाब देगी। हम भरपूर तरीके से अपनी तहरीक को आगे लेके जाएंगे। हमें पता है कि हमारे लिए मुश्किलात हैं, हमारे लिए कोई आसानी नहीं है, मगर हम हिम्मत हारने वाले नहीं हैं। ये हमारी जंग है, ये आज़ादी की जंग है, इंशाल्लाह ये जारी रहेगी। आजिज दामरा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। आजिज दामरा साहब, वक्त एक सा नहीं रहता, और आपने बहुत मशहूर मुहावरा होगा जिसमें आपने सुना होगा कि टेबल टर्न जरूर होती है। आज आप लोगों ने जमहूरी दौर होते हुए, जमहूरियत होते हुए एक ऐसा काम किया है कि सब जो है ना इसके ऊपर शर्मिंदगी सी महसूस कर रहे हैं, और उसकी वजह यह है कि माजी में आपने देखा है कि भुट्टो साहब के साथ क्या हुआ, माजी में आप जानते हैं कि जनरल ज़िया ने क्या किया, माजी में आप जानते हैं कि किस तरह से अदालतों के साथ क्या हुआ। अब आप लोग खुद भी जो है ये चीज़ें जानते हो, बूझते भी और इन सारी चीज़ों को महसूस करते हुए भी आज आप जो अदलिया के साथ कर रहे हैं, जो आप तरमीम लेकर आए हैं, और ये जो सारी चीज़ें होंगी, आपको ये डू यू रियली थिंक ऑफ इट? आपको आज ये लगता है आज की तारीख में कि जी वो सब कुछ जो अदलिया ने किया माजी में वो खुद से किया, या वो खुद से उन्होंने फैसले किए थे, या वो खुद से चीज़ें हुई थी, और आज इस तरमीम करने के बाद वो जो असर है जिसकी मैं बात कर रही हूँ और आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए रजा, पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारक देता हूं कि पार्लियामेंट ने अपना काम एहसन तरीके से किया, और ये पार्लियामेंट को पूरा इख्तियार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपल कानून साजी करें या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करें। ये पार्लियामेंट को राइट है। मेरे ख्याल में ये कोई जंग दो मुल्कों में छिड़ी हुई नहीं थी जिसको इतनी हाइप दी गई, और ये पार्लियामेंट है जो अपना काम करने जा रही थी, जो अपना काम कर रही थी, जो नेगोशिएशन से काम कर रही थी, और पीपुल्स पार्टी ने एक कलीदी किरदार अदा किया और इनडायरेक्ट पीटीआई को मौका फराहम किया। 2 महीनों से मौलाना फजल रहमान के थ्रू पीटीआई को ये मौका फराहम किया। आखिर में पीटीआई ना ही में ना शी में, मतलब वो कमेटियों का हिस्सा भी रहे, और वो कहते रहे कि जी हमें अपने लीडर से मिलाया जाए, वो भी फैसिलिटी दी गई, कोई बहाना नहीं किया गया। और आखिर में एक ऐसी पार्टी, ये मेरे ख्याल में रिदा ना किसी की जीत हुई है ना किसी की हार हुई है, ये पार्लियामेंट ने अपना काम किया है। इससे ज्यादा जो टफ काम पार्लियामेंट ने किया वो 18th अमेंडमेंट का था, जब कंकरेंट लिस्ट का खात्मा किया जा रहा था, जब सूबों को खुद मुख्तारी दी जा रही थी। खुदा ना खास्ता उस टाइम भी ये प्रोपेगेंडा की जा रही थी कि शायद फेडरेशन को बहुत बड़ा नुकसान दिया जा रहा है, मगर आज भी एनएफसी अवार्ड को आईनी कवर्ड दिया गया 18th अमेंडमेंट के थ्रू। 18th अमेंडमेंट के थ्रू आइन से वो 8वीं तरमीम खत्म कराई गई, जो जुम्बश कलम से एक शख्स सदारती मोहल में बैठ के इस मुल्क के मुंतखब असेंबलियों को खत्म कर देते थे, चारों असेंबलियों को खत्म कर देते थे। तो मेरे ख्याल में 18th अमेंडमेंट में 10 महीने लगे थे, और उस वक्त भी बहुत मुखालिफ जमायतें थी एक दूसरे की, जिन्होंने एक दूसरे से निगोशिएशन की, एक टेबल पे बैठे और बातचीत के अमल से वो अमेंडमेंट की। इसमें भी कोई जल्दबाजी नहीं की गई। अच्छा, पीपुल्स पार्टी ने बुनियादी तौर पर जो अमेंडमेंट करवाने की बात की, वो क्या की? वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अचानक ख्वाब नहीं देखा, और उन्होंने ये नहीं कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी की जाती पसंद है कि आइन में ये अमेंडमेंट की जाए। उन्होंने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का हवाला दिया है, और कल की जो स्पीच है उनकी, मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान की एक हिस्टोरिकल और एक दानिशमंद लीडर की स्पीच है। फिर उन्होंने सीओडी का हवाला दिया है, फिर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का हवाला दिया है। जो काम 18th अमेंडमेंट में रह गए वो अमेंडमेंट की। देखें, ये अमेंडमेंट कोई अब आखिरी हरफ आखिर नहीं कि इस हुकूमत ने ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, आगे भी मुल्क चलना है, आगे भी असेंबलियों ने चलना है, तो आगे कोई असेंबली 2/3 मेजॉरिटी से कोई अमेंडमेंट नहीं करेगी। करने का हक है, पार्लियामेंट को अमेंडमेंट करने का पूरा हक है, और जिस असेंबली को 2/3 मेजॉरिटी जो एक रिक्वायर्ड है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, जिसके पास भी होगी, वो इस तरह करे, और इस तरह करे जिस तरह अभी भी पीटीआई को ऑन बोर्ड लिया गया। अच्छा, पीटीआई को एतराज है कि ये अमेंडमेंट जो है वो अदालत का गला घोंटने के लिए है। तो भाईजान, आप इस अमेंडमेंट के खिलाफ वोट तो देते, आपकी स्ट्रेंथ कहाँ गई? अपोज तो करते ना आप, या यस करते, या उसकी सपोर्ट करते, या उसकी मुखालफत करते। ये बाइकआउट करके, ये घुंघरू, ये घूंघट में रह के किससे शर्माया जा रहा था? तो मेरे ख्याल में पीटीआई एक पॉलिटिकल जमात के बजाय उन्होंने वक्त जाया किया अपना, और ये मौका उनको तारीख में था कि पीटीआई ने इतनी बड़ी तादाद में अपोज किया है। कितने लोग पीटीआई के जो है वो मिसिंग है, मुझे बताया तो जाए, उनके नाम तो बताए जाए। वो तो अपनी स्ट्रेंथ वो ही है उनकी, पीटीआई वालों की। तो मेरे ख्याल में इस अमेंडमेंट के अगेंस्ट अगर पीटीआई के 80, 85, 50 वोट डलते, तो आज ये टीवी टॉक शो में बैठ के ये कह सकते थे कि हमने अपने हिस्से का काम किया। देखें, जमहूरियत में अपोजिशन का भी एक रोल होता है, तो वो रोल तो उन्होंने प्ले किया नहीं। और दूसरी बात, होल्ड ऑन, अभी आपकी इतनी लंबी बात सुनी ना, होल्ड ऑन, मेरी बात सुन लें। आपको मालूम है, आपको मालूम है आजिज हामरा साहब, आपको मालूम है, आपकी नॉलेज में है क्या ये बात कि ज़ैन कुरैशी साहब की वाइफ को उठाया गया रात के 2 बजे? आपको मालूम है, आपको पता है कि कितने सारे पार्लियामेंटेरियंस के बच्चे और कितने फैमिली मेंबर्स को उठाया गया? आपको पता है कि मौलाना फजल रहमान साहब जिस वक्त नवाज शरीफ के साथ बैठे थे उस मीटिंग में लाहौर की, उस वक्त उनके एमएनए को क्या धमकी में कॉल आई? कि आपको मालूम है आजिज हामरा साहब की बातें? कोई धमकी नहीं थी। अगर धमकी होती तो मौलाना फजल रहमान इतने मासूम सियासतदान नहीं है। मौलाना साहब नहीं बताया है, ये मौलाना साहब नहीं बताया है, और इसको सारे चैनल्स ने कोट किया है। कोई एक चैनल ने नहीं, फर्द वाहिद चैनल ने नहीं, अक्रॉस द बोर्ड जो आपके चैनल से उन्होंने भी कोट किया है जियो जैसे।
आप इतनी इमोशनल ना हो, डेमोक्रेटिक नहीं, रवैया रखें। इमोशनली आप गलत बात करेंगे तो मैं आपको करेक्ट तो करूंगी ना, मेरा हक है कि मैं आपको करेक्ट कर दूं। आप गलत इल्जाम लगा रही हैं, करेक्ट कर दूं। आप कह रही हैं कि मौलाना के एमएनएस को अगर मैं इल्जाम नहीं लगा रही, आप जाएं सारे टीवी चैनल्स उठाएं और खबर उठाएं, चले लेट्स डू इट। नहीं, अब आप गलत बात कर रहे हैं आजिज दामरा साहब, नो यू आर टॉकिंग वेरी रॉन्ग, नो यू आर ब्लेमिंग ऑन मी, नो यू आर ब्लेमिंग ऑन मी, नो यू हैव टू से सॉरी अबाउट दिस, नो नो आई डू नॉट टेक यू मोर इन द प्रोग्राम, नो सॉरी, यू आर ब्लेमिंग मी आउट, नो सॉरी, no no sorry, you are blaming me out, you are totally talking wrong, you are totally talking wrong, if I am correcting you, you are totally talking wrong, no Aziz Damra sahab, this is not the way, sorry, आजिज दामरा साहब की आवाज गिरा दें, सॉरी, जब तक आजिज दामरा साहब अपने अल्फाज नहीं लेंगे वापस, I cannot continue with him, sorry, this is not a, this is my program and you cannot blame me out। सारे चैनल्स ने इस बात को, खबर को कोट किया है, आप जाके पहले उनसे लड़िए। फिर अब्दुर्रहमान खिदरान साहब आपकी तरफ आऊंगी। जी अब्दुर्रहमान खिदरान साहब, आपको आवाज आ रही है? बिल्कुल रिदा, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी अब्दुर्रहमान खिदरान साहब, ये जो 26वीं आईनी तरमीम है उसकी मंजूरी हो गई, टेबल टर्न होंगी, यही सवाल मेरा आपसे भी है। तो आप समझते हैं कि ये तरमीम इतनी अच्छी और वाइब्रेंट है कि कल आप ऑपोजिशन में होंगे तो तब आपको गिला नहीं होगा? एक तो शुक्रिया रिदा, मैं आपके टीवी पे भी आपका गुस्सा देख रहे, एक तो प्लीज आप गुस्सा थूक दें प्यारे तरीके से। गुस्से की बात नहीं, आजिज दामरा साहब ने गलत बात कोट की ना, वो अपनी बात को रेक्टिफाई करें, मैं बिल्कुल उनको दो दूंगी। उसकी तरफ से मैं सॉरी कर देता हूँ कि कोई गलत बात हुई, क्योंकि ये मौलाना साहब ने खुद कहा और सारे टीवी चैनल्स ने इसको, जियो तक ने रिपोर्ट किया है, वो बात गलत कर रहे हैं। आप गुस्से में अच्छी नहीं लगती, वैसे आप हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती है। नहीं, बात गुस्से की नहीं है ना। अब मैं आता हूँ 26वीं आईनी तरमीम की तरफ। देखें, 73 का आइन बना, मैं बोलूं? जी जी बिल्कुल, आपको ही सवाल किया, आपसे किया। हाँ, देखें 26वीं आईनी तरमीम आई है। देखें, इससे पहले 1973 में शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने तमाम पार्टियों से, तमाम जो अच्छे कदावर शख्सियात थी पार्टियों में, उनके लीडरों से मशवरा करके 73 का आइन लाया। उसके बाद उसकी अमेंडमेंट शुरू हुई। 73 से लेकर आज 2024 तक ये 26वीं आईनी तरमीम है। देखें, ये एक चीज जो लौह महफूज में है वो है कुरान शरीफ, जिसका कोई उसमें आप जेर ज़बर की भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते, उसमें उसको नहीं छेड़ सकते। ये शरीयत मोहम्मदी है जिस पे हम कलमा गो हैं और हम हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला का वो किताब है, उसमें किसी की बाकी दुनिया के देखें, आज 73 और 2024 में हम 75 में लालटीन पर अपनी स्टडी करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास नेट है, आपके पास हर जदीद सिस्टम है। तो वक्त के साथ साथ ये इसको एक अच्छे तरीके से एक खूबसूरत रंग दिया जा रहा है, जिसको अमेंडमेंट कहते हैं या तरमीम कहते हैं। देखें, आप थोड़ा सा, मैं आप गुस्सा ना करना, मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। मैं कोई गुस्सा नहीं कर रही, मैं सिर्फ गलत बयानी पर जो है मैंने उनके साथ वो किया है कि उनको ड्रॉप आउट किया है गलत बयानी पे। हाँ, प्यारे तरीके से आप बहुत ही अच्छी एंकर हैं, अच्छा माशाल्लाह तरीके से। तो गुजारिश ये है कि आज देखे जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो मरहूम को आज जाके रिलीफ मिला है, शहीद का दर्जा दिया गया है कि उसको गलत फांसी दी गई, कि उसकी क्या रेमेडी है कि एक दुनिया का माना हुआ लीडर हमसे छीन लिया गया। मैं पीपल पार्टी में नहीं हूँ, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज है वो अच्छा देखें। उसके बाद यूसुफ रजा गिलानी प्राइम मिनिस्टर है, वो वहां पे जाता है, 1 मिनट में उसको वजारत उज़्मा से फारिग कर दिया जाता है, स्टेप डाउन कर दिया जाता है, एक शख्स अपनी अना के लिए। मेरे लीडर, मेरे कायद मोहम्मद नवाज शरीफ, उसको वजारत उज़्मा से एक शख्स अपनी जाती अना के लिए हटा देता है, फिर वो एग्जाइल की जिंदगी गुजारते हैं। देखें उसकी क्या रेमेडी है, क्या देंगे। आज अमेंडमेंट हुई है, देखिए
बात ये है कि मेरा सवाल इतना सा है सरदार साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। अब्दुल रहमान साहब, कतक लाए माफी, मेरा एक छोटा सा सवाल सवाल है। कल तक आप लोग ही जब नवाज शरीफ साहब को हटाया जा रहा था तो हमें बताते थे कि जी कोर्ट रूम से फलां कर्नल निकल रहा है, फलां बंदा निकल रहा है, फलां जो है वो इंटेलिजेंस का बंदा निकल रहा है और फलां के कहने पे हो रहा है। आज आप कह रहे हैं कि अदलिया के कहने पे हुआ, तो पहले एक मौकिफ पे तो रह लें। सवाल ये मेरा बस। देखिए, हम किसी के कहने पर या किसी के ना कहने पर उस बहस में तो मैं पढ़ना नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना अर्थ कर रहा हूँ, ये आप लोग ही बताते थे, हमें तो नहीं पता था। जी, मैं समझ रहा हूँ। वो आप वो बातें बहुत सारी चीजें। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि यूसुफ रजा गिलानी को किसने हटाया सुप्रीम कोर्ट ने, मियां नवाज शरीफ को किसने जो है ना ये किया, अच्छा जुल्फिकार भुट्टो को फांसी के फंदे पर, क्या एक लीडर ये एक पॉलिटिशियन के तो मतलब है 109 में दुनिया का अबेटमेंट इसको कहते हैं, मैंने लॉ किया हुआ है। अबेटमेंट में दुनिया में आज तक इतनी जो है ना हीनियस वो जो है ना सजा किसी को नहीं दी गया कि ये हीनियस क्राइम किया उसने, और 109 में फांसी चढ़ा दिया गया, जो कि दुनिया का एशिया का एक बहुत ही ऊंचे लेवल का लीडर था। अब आते हैं इसकी तरफ। देखें इसमें क्या ऐसी चीज हुई है कि हम कहें कि जी गलत। एक चीज को बैलेंस किया गया है, बैलेंस इस तरीके से कि देखें एक जो आपके मुल्क के कोने कोने की हिफाजत करती हैं अफवाज पाकिस्तान, उनका जब भी चीफ मुंतखब होता है उसका पैनल जाता है, इसी तरीके से एयर चीफ का पैनल जाता है, इस तरीके से नेवल चीफ का पैनल जाता है। अच्छा, इसी तरीके से मैं आपके इल्म में ले आऊं कि सूबे जब डिमांड करते हैं चीफ सेक्रेटरी की, जो मरकज का नुमाइंदा होता है, या आईजी पुलिस की, तो उसके लिए भी उस वजीर आला से, उस काबीना से एक पैनल मांगा जाता है, 3 का 5 का, और उसमें फिर वफाकी हुकूमत उसका फैसला करती है कि किसको आईजी जाना चाहिए, किसको ये चीफ सेक्रेटरी जाना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि आज देखिए, मैं अभी अगर इस बहस में पढ़ूं कि मेरे साथ क्या हुआ चौधरी इफ्तिखार के जमाने में, मुझे हर तीसरे दिन, 5वें दिन, 7वें दिन बुलाया जाता था। मैं बारखान में था, मेरा एक कदम उधर सेशन में था, एक कदम मेरा सुप्रीम कोर्ट में था। अच्छा, आखिर में मैं हल्फन रिदा आपको कह रहा हूँ कि रात को पार्लियामेंट लॉजेस में मैं कामरान मुर्तजा साहब के लॉज में ठहरा हुआ था, तो एक बंदा आया, मैं उसका नाम भी कोट कर सकता हूँ, जिसका नाम था परवेज। उसने कहा कि जी चीफ जस्टिस साहब कहता है कि आप फुटपाथ पे बैठ के मुझे जो है ना गालियां देते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये कर रहा हूँ, तो आइंदा आप ये चीज छोड़ दें। मैंने कहा यार मेरी क्या हैसियत है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मैं क्या हूँ। तो इस तरीके से ये अब कम से कम ये होगा कि एक चीज पूरी आपकी पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में कौन बैठते हैं, हर आदमी मुंतखब होके आता है, वोट उसके पीछे, किसी के पीछे 1 लाख वोट खड़ा होता है, किसी के पीछे 2 लाख वोट होता है, किसी के पीछे 50,000 वोट होता है, 1 लाख की गिनमेंट। आज मरकज में 4 सेनेटर, 4 MNAs बैठेंगे, आपके बाहर का नुमाइंदा होगा, आपके बाकी नुमाइंदगी भी 12 रुकनी होगा, वो जो भी फैसला करेंगे मेरा ख्याल है बहुत जबरदस्त फैसला होगा। और फिर वो कि जी मैंने तो बनना ही बनना है चीफ जस्टिस, उसको तो मोहर लगी हुई है कि जी बस इसके बाद मैं सीनियर हूँ। अच्छा, वो फिर अपनी मनमानी करके निकल जाता है, और अगले क्या भुगतते हैं, अगलों पर क्या गुजरती है, उनके खानदानों पर क्या गुजरती है, उनके बच्चे। अच्छा, ये मेरी बात हो गई ना, क्या ये इंसाफ था, क्या ये अदालतों का इंसाफ था? अच्छा, बीबी मरियम को एक खातून होते हुए जेलों में ठोसा गया। ठीक है, आपकी सारी बात ठीक हो गई सरदार साहब, आपके सारे साहब की बहन को सरदार साहब, जी ठीक है सरदार साहब, आपकी सारी बातें क्लियर हो गई। फिर इसका मतलब हम इस बात को इस तरह लें कि माजी में जो भी सुप्रीम कोर्ट के तवस्सुस से और जो भी हायर अथॉरिटी की तरफ से यानी कि फैसले आते रहे सियासतदानों के लिए, वो होल एंड सोल सुप्रीम कोर्ट पे उसकी जो है वो इल्ज़ाम जो है वो आयद होता है, यानी कि और उसी पे के तनाजुर में कि वो आइंदा ना हो, ये तसलसल ना चले, आप लोगों ने ये तरमीम कर दी, ऐसे ही है?
जी बिल्कुल। आप ठीक है, मैं आपको सही बात हो करूं, गया, चलें ठीक है, मैं चलें ये रिकॉर्ड पर आ गई बात, ठीक हो गया। अहाद अली शाह साहब एडिशन करूंगा कि जी। आप मुझे कहती हैं कि फलाने को कत्ल करो, मैं कत्ल कर रहा हूं तो कातिल मैं हूं, आप नहीं है। आपकी बात मुझे नहीं माननी चाहिए। ठीक हो तो गया, जो ठीक है, चीज भी हुई इसी सुप्रीम कोर्ट के जरिए की ठीक गई। है, इसी सुप्रीम कोर्ट के जरिए की गई। सबसे बड़ी जी। बात मैं आपको बताने लगा हूं। सबसे बड़ी बात ये हुई है कि सुप्रीम कोर्ट आपके 2 इशू में तकसीम होकर बैठी है। ये गुज़िश्ता तीन चीफ जस्टिसों के जमाने से आज वो सिलसिला खत्म हो गया। अब ये दौड़ नहीं होगी कि कौन चीफ जस्टिस बनता है, ये फैसला होगा, मुनासिब आदमी के लिए फैसला होगा, सीनियर मोस्ट क़यादत बैठेगी। और ये जो स्प्लिट है सुप्रीम कोर्ट, जहां से आपको इंसाफ मिलना चाहिए, आधे किसकी तरफ इंसाफ है, मिलना आधे चाहिए किसकी तरफ सुप्रीम है, कोर्ट से। जी, एक चौथाई उधर है, एक चौथाई इधर ठीक है, है, कभी ठीक, बलूचिस्तान ठीक। को ब्लेम किया जाता है, कभी किसको। तो ये चीजें इंशाल्लाह खत्म चल होंगी। ये चीजें इंशाल्लाह खत्म होंगी। अहाद अली शाह साहब, आपने आजिज जामरा साहब का भी सुना, मौक़िफ़ और अब्दुल रहमान खीतान साहब का भी आप सुन रहे हैं। बीइंग एन ऑपोजिशन मेंबर, क्या आप ये नैरेटिव बाय करते हैं? बिकॉज देखें, वो ये कह रहे हैं कि जो डिवाइड एंड ऑपोजिशन की सियासत हो रही थी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी, वो भी खत्म हो जाएगी। और दूसरा उनका पॉइंट ये है कि जी माजी में जिस तरह से जो भी फैसले करवाए गए मनपसंदाना कहीं से भी करवाए गए, लेकिन उसके ऊपर एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन तो सुप्रीम कोर्ट करता रहा ना। आज वो दरवाजा बंद हो गया कि कोई कुछ भी कहेगा सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं मानेगा। जी देखें, ये बच्चों वाली बातें कर रहे हैं, ये अहमकों वाली बातें कर रहे हैं। ये ऐसी ऐसी मिसालें दे रहे हैं कि जो मेरी समझ से तो बारतर है। अगर ये कौम को इस पे एग्री कर सकते हैं तो ये इनका काम है। जी देखें, ऐसी अमेंडमेंट जिस पे मुझे कॉल जाती हैं, जिसमें जैन कुरैशी की वाइफ को उठाया जाता है, जिसमें MNS के सामने पैसों के बैग रखे जाते हैं, मुझे धमकियां दी जाती हैं, ठीक है, मुझे कॉल जाती है, मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो ये ऐसा कौन सा आइन और कानून और ऐसा कौन सा अदल का निज़ाम आ रहा था? पहले मुझे इस बात का जवाब दें। चले ठीक है, मुझे कॉल क्यों आई? मुझे कॉल करने की क्या जरूरत थी? मुझे कॉल किसने की? इसका ये पता लगाएं। क्यों मुझे कॉल आई? मुझे क्यों धमकियां दी गई? मेरे सारे MNAs को क्यों उठाया गया? उनकी वाइफ को क्यों उठाया गया? उनकी औलादों को, उनकी माओ को, उनकी बहनों को आदिल बाज़ई के प्लाजे पे क्यों क्यों गिराए गए? लोगों के कारोबार क्यों बंद किए गए? अगर ये कोई इतना ही जरूरी अमेंडमेंट थी, ये इतनी कोई मुल्क के खैरख्वाही के लिए थी, तो हम इनके साथ बैठते हैं। दूसरी इन्होंने बात की कि भाई हर सूबे का, इन्होंने एक बड़ी बेवकूफ़ों वाली मिसाल दी है कि ये एक पैनल बनेगा। ठीक है, चीफ जस्टिस का काम होता है मुल्क में अदल इंसाफ करना। ये कोई किसी की मंशा में या किसी की मर्जी पे अगर कोई चीफ जस्टिस आएगा, ठीक है, कोई ऐसी कमेटी बनेगी जिसमें ऐसे लोग जो हुकूमत की मर्जी से शामिल होंगे, तो फिर वो इंसाफ भी हुकूमत की मर्जी से करेगा। इन्होंने मिसाल दी चीफ सेक्रेटरी की और IG की। तो देखिए, वो सियासी जमातें होती है, उनकी हुकूमत होती है, फिर वो चीफ सेक्रेटरी, ये आज हमें दे दें हमारी मर्जी का चीफ सेक्रेटरी, ये आज हमें दे दें हमारी मर्जी का IG। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि फिर वो हमारी मर्जी पे काम करेगा। तो हम इनसे चीफ सेक्रेटरी और IG नहीं मांग रहे थे, ये मुल्क का चीफ जस्टिस था, इसने पूरे मुल्क में अदल और इंसाफ करना था। तो इन्होंने चीफ जस्टिस से चीफ सेक्रेटरी और IG बना दिया है कि ये अपनी मर्जी से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुकर्रर करेंगे। फिर इनका जो मर्जी जिसके साथ इंसाफ करे, जिसके साथ जुल्म करे, और इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही टारगेट है, इनका टारगेट है इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान का लोगों का वो मैंडेट जो इन्होंने फॉर्म 47 के जरिए लेके ये इस असेंबली में बैठे हुए हैं। इनकी तो कोई हैसियत ही नहीं है अवाम में, इनके पास तो मैंडेट ही नहीं है कि ये जाके असेंबली में कानून साजी करें। तो पहले मुझे इन बातों का जवाब दें कि ये इतनी ही मुल्क की खैरख्वाह है, तो फिर ये मुझे कॉल किसने की? शाह महमूद की जैन कुरैशी की वाइफ है, उसको किसने उठाया? हमें धमकियां किसने दी? हमारे MNAs को अगवा किसने किया? हम झूठ तो नहीं बोल रहे ना, हम भी अल्लाह के नामों के नीचे हम भी बैठते हैं, हमने भी हल्फ लिया हुआ है। या तो हम झूठे हैं या तो ये झूठे हैं। पहले मुझे इस बात का जवाब दे कि हमें ये धमकियां और ये किडनैपिंग किसने की, या इनके कहने पे हुई कि नहीं ये कोई हिंदुस्तान की फौज से कोई आया तो हमें कॉल कर रहा था, हमें धमकियां दे रहा था, ये मैं बता दें। अच्छा, एक बात और बताएं अहाद अली शाह साहब, चले ये तो अब हो गई है तरमीम, ठीक है, व्हाट इज डन इज डन। अब दूसरी बात ये है कि इन हालात में
آپ اس کو اب جیسے کہ وہ عاجز دھامرا صاحب کو میں وہیں کریکٹ کر رہی تھی جس کی وجہ سے وہ جو ہے وہ بدک گئے اور بہت زیادہ غصے میں آ گئے تھے اس وقت، اور غلط بات وہ پھر کرنے لگے، کہ سوال میرا اگین یہی ہے کہ یہی باتیں جو ابھی آپ نے کی میں وہی بات ان سے کر رہی تھی، ذکر کر رہی تھی، جس کو آپ نے ابھی انڈورس کر دیا اپنے منہ سے، یہی بات میں ان کو بتانے کی کوشش کری تھی تو انہوں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے۔ دوسری بات امپورٹنٹ یہ ہے کہ سوال میرا اگین یہ ہے کہ چلیں یہ ہو گیا، آپ اس کو ان اپوز نہیں کر سکے پارلیمنٹ کے اندر بیکاز آف جی آپ یہ کہہ رہے ہیں کمپلین کہ جی آپ لوگوں کو اٹھایا جا رہا تھا، آپ لوگوں کو مس اپ کیا جا رہا تھا اور آپ لوگوں کو پرابلم تھی جس کی وجہ سے آپ نہیں گئے۔ اب اس کو اپوز کرنے کا اور دوسرا کیا راستہ ہے جو آپ سوچ رہے ہیں کہ اب آپ اس کو اس کے لیے کیا کریں گے؟ کیونکہ آج تو گیزٹ میں بھی پاس ہو گئی، بہت کوئکلی چیزیں ہو رہی ہیں، کمیٹیاں بھی بن رہی ہیں، ایوری تھنگ از ہیپننگ، اب کیا رہ گیا ہے اور کس طرح سے آپ اس کو ڈیل کریں گے؟ جی دیکھیے، جلدی کا کام جو ہوتا ہے نا وہ شیطان کا ہوتا ہے، اور شیطان کو منہ کی کھانی کی پڑتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ ہم اس پہ اپنی میٹنگز کر رہے ہیں، ہم اپنے آئندہ کا لائحہ عمل تیار کر رہے ہیں۔ ہم سیاسی جماعت ہے، ہمارے پاس ایک ہی آپشن بچتا ہے احتجاج کا۔ ہم ملک گیر احتجاج کریں گے، ہم دوبارہ آئیں گے، ہم اپنا حق جو ہمارا ذات کا حق نہیں ہے، یہ قوم کا حق ہے، یہ اس ملک میں عدل و انصاف کا معاملہ ہے، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو جس حد تک جانا پڑے ہم جائیں گے۔ میرے بھائی نے بات کی کہ یہ کیوں نہیں ہے پارلیمنٹ، آپ ہمیں بتا دیں کہ انہوں نے ہر ایم پی اے پہ ہر ایم این اے پہ انہوں نے ایف آئی آر کاٹی ہوئی ہے۔ انہوں نے مجھے خود پارلیمنٹ سے یہ مجھے اٹھا کے لے گئے ہیں، تو مجھے تو اس بات کا جواب انہوں نے آج تک نہیں دیا۔ میں نے اسپیکر صاحب سے کہا بھی تھا کہ مجھے اس بات کا جواب دے دیں، یہ جو نقاب پوش آئے تھے پارلیمنٹ میں وہ کون تھے، تو یہ ان نقاب پوشوں کا جواب آج تک نہیں دے پائے، تو یہ میری تھریٹس کا اور میری کال پہ جواب یہ کیا دے پائیں گے؟ اور ہمیں اگر چھوڑتے، اگر حالات اس ملک میں اتنے بہتر ہوتے کہ ہم پارلیمنٹ تک ہمارے ایم این اے پہنچتے تو ہم ان کو بھرپور وہاں پہ جواب دیتے، مگر انہوں نے ایسی سازش رچائی کہ اگر جو ایم این اے بھی ان کے ہاتھ لگتا، انہوں نے ان کو کڈنیپ کیا ہوا ہے۔ انہوں نے اتنا ایک خوف کا عالم انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ ہماری پارٹی نے مجبوراً ہو کے سارے ایم این ایز کو انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا کہ بھئی کوئی بھی ایم این اے، سارے ایم این اے روپوش ہو جائیں، اور آپ کے سامنے ہے میڈیا میں ساری باتیں میڈیا میں رپورٹس ہیں، کوئی باتیں میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، ساری باتیں میڈیا میں رپورٹ ہیں، پوری دنیا کو علم ہے۔ اگر یہ میرے بھائی صاحب ان باتوں سے منہ پھیرتے ہیں یا ان پہ آنکھیں بند کرتے ہیں یا ان کا یہ مجھے جواب نہیں دے سکتے تو پھر یہ ان کا قصور ہے، یہ ہمارا قصور نہیں ہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف آپ دیکھیں گی آنے والے وقتوں میں ہم بھرپور احتجاج کریں گے، ہم مقلہ تحریک بھی چلائیں گے، ہم اسٹوڈنٹ تحریک بھی چلائیں گے، ہم اپنی پارٹی کو بھرپور انداز میں، کیونکہ ہماری ایک سیاسی جماعت نہیں ہے، ہم ایک ملک میں آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ یہ خان صاحب ہمیں کہتا ہے کہ یہ حقیقی آزادی کی جنگ ہے، تو یہ جنگ ہم لڑنے کے لیے پہلے بھی تیار تھے، آج بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں آپ دیکھیں گی پاکستان تحریک انصاف ایک نئی قوت بھر کے ایک بھرپور انداز سے انشاءاللہ ان پہ ہم آئیں گے اسلام آباد، ہم دھرنا بھی کریں گے، ہم جلسہ بھی کریں گے، ہم پورے پاکستان میں جلسے کریں گے، ہم احتجاج کریں گے، اور پاکستان کی قوم کو ہم یہ بتائیں گے کہ جو ظلم اور جو انصافی انہوں نے آپ کے ساتھ کی، انہوں نے آپ پہلے آپ کا ووٹ چھڑایا، آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، اس کے بعد جس ملک میں جو عدل کا نظام تھا، جو تھوڑا بہت تھا، جو چل رہا تھا، جو چیف جسٹس کا ایک میرٹ تھا، ایک میرٹ کے تھرو پاکستان میں چیف جسٹس اپوائنٹ ہوتے تھے، انہوں نے اپنے فارم 47 بچانے کے لیے انہوں نے وہ چیف جسٹس بھی کمپرومائز کر دیا۔ اب آنے والے وقتوں میں پاکستان کی عوام کا یہ کیا حال کریں گے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ اس سے تو جنگل میں قانون ہوتا ہے، مگر پاکستان میں جو قانون تھا وہ یہ لوگ لے کے بھاگ گئے ہیں، اور اب دیکھیں گے کہ آئندہ اس ملک کے ساتھ یہ اور کیا کرتے ہیں۔ سردار عبدالرحمان کھیتران صاحب، کوئکلی بس وائنڈ اپ کی طرف میں جا رہی ہوں، مجھے بتا دیں کہ اپوزیشن اور پھر وکلا تحریک کی بھی اب بات سننے میں آ رہی ہے، جی حامد خان صاحب بھی آج کہہ رہے تھے جو ہوا ہے آج وہاں آپ نے بھی دیکھا ہوگا سپریم کورٹ میں چیف جسٹس اور ان کا مکالمہ، ایسی صورتحال میں کیا لگتا نہیں کہ مزید چیزیں جو ہے وہ ڈائلاگ کی سے ہوتی تو بہتر ہوتا ہے، یا اس کے اوپر ایک اپوزیشن کے بھی ایک جو کنسنسس ہے وہ ڈیولپ ہوتے تو اچھا ہوتا؟ رضا دیکھیں، میں احد صاحب کے پہلے شاہ صاحب کی میں سعیدوں کو میں بڑا احترام کرتا ہوں، تو وہ پتہ نہیں کس طریقے سے میری باتوں کو لے جا رہا تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ میں اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اپنے احد صاحب کو کہ اس نے تسلیم کر دیا کہ پیپل پارٹی اور مسلم نون اور جو ہماری حلیف جماعتیں ہیں ان کا اطاعت انشاءاللہ تا دم
ताहयात कायम रहेगा। और ये इनकी बातों से 100% मायूसी झलक रही है कि अभी कभी भी इनको इस्लामाबाद के ऐवानों में जगह नहीं मिलेगी, ना सूबाई ऐवानों में इनको जगह मिलेगी। तो ये खुद वो तस्लीम कर रहे हैं। तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने ये चीज़ तस्लीम कर ली। दूसरी बात ये है कि देखिए, तहरीकें, हम किसी की तहरीक को कोई नहीं रोक सकता है। ये कहते हैं कि हमें देखें, अख्तर मेंगल, सरदार अख्तर मेंगल मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। वो गैलरी में मौजूद थे, उसका MNA और 2 MNA आए, उन्होंने वोट किया, कासिम रोंजो साहब ने और मिसिज अपना एहसान शाह ने। तो मेरा एक परिंदा, मैं परिंदे बड़े पालता हूँ, तोते और छोटी चिड़ियाँ, और ये उनके सेनेटर थे सरदार साहब। कोई एक तोता भी अगवा कर लेना, मैं उस पर कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊंगा, उसके खिलाफ FIR कटवाऊंगा। तो इनके लिए खुला मैदान है कि वो जो मुतासर हुए हैं, ये कहते हैं कि हमारे 9 वोट, 2 सेनेटर रिजर्व बैठे थे, हम मान लेते हैं कि हमने अगवा किया, तो हमारे ऊपर FIR दें और सबूत पेश करें। वो जो मुतासरीन हैं वो आए, उनको किसने रोका है? वो अगवा थे, मैं मान लेता हूँ, उनके गन पॉइंट पे थे, मैं मान लेता हूँ, लेकिन उन्होंने आके एक पार्लियामेंट, एक ऐवान बाला में वोट कास्ट किया, एक कौमी असम्बली में वोट कास्ट किए। तो वहां पे तो अंदर जब हाल में आप जाते हैं, आपके सर पे तो कोई गन लेके नहीं बैठा होता है, वहां तो अल्लाह है, आप है, आपका ज़मीर है। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, ये दो सेनेटर थे आपके अख्तर मेंगल साहब के, BNP के, और इनके के इन्होंने अपने ज़मीर के मुताबिक पाकिस्तान को मुसीबतों से बचाने के लिए, जमहूरियत को आगे चलाने के लिए ये कदम उठाया। मैं मशकूर हूँ। ठीक हो गया है, बहुत शुक्रिया सदाब रहमान की तरह साहब आपका, हाद अली शाह साहब आपका, और आज धामरा साहब हमारे साथ थे, जिनको मैं खुद ड्रॉप आउट किया था आज क्योंकि वो गलत बात कर रहे थे। और हमेशा ये ना समझें कि जी सियासतदान के या जो मेहमान आते हैं बिल्कुल आप हमारे लिए बहुत मुअज़्ज़ज़ हैं, लेकिन अपनी बात ज़रूर कीजिए। लेकिन आप गलत कोट करेंगे, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाएंगे इस शो से, इस प्लेटफॉर्म से, वो नहीं जा सकती किसी भी तौर से। इसी के साथ जी अपनी मेज़बान रज़ा फ़ी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।